नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम 40 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये 40 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके आरओ और एआरओ एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। साथ ही साथ ये प्रश्न आपके यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा लंबा प्रश्न है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। 3 स्टेटमेंट दी है, इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए स्टेटमेंट में आपसे पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, क्लास इस पे बहुत ध्यान दिया करिए, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं सही और सही नहीं है में। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या दिया गया है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है गुप्त काल में सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां निर्मित होने के प्रमाण मिलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है गुप्त काल में भुमरा एवं नचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ है। अब इसमें करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट है ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप आंसर करने की कोशिश करिए क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट टाइप का है, फिर मैं आपको सही उत्तर बताती हूं। वीडियो को चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो तीनों स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं वो सही है। पहला जो क्लियर डिस्क्रिप्शन लिंग पूजा का मिलता है वो आपके मत्स्य पुराण से ही मिलता है। अगर आपने थोड़ा सा भी मत्स्य पुराण के बारे में पढ़ा होगा तो मत्स्य पुराण में सातवाहन डायनेस्टी के बारे में भी पता चलता है। सातवाहन, ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी के बारे में भी मत्स्य पुराण से पता चलता है। तो हो सकता है पेपर में प्रश्न ऐसे पूछ ले कि मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ऐसा भी स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। साथ ही साथ याद रखिएगा मत्स्य पुराण आपका ओल्डेस्ट पुराण है, ओल्डेस्ट पुराण है। ठीक है, पेपर में एक और तरीके से प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया था कि सातवाहन डायनेस्टी के बारे में किस पुराण से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, और पहला ऑप्शन आपको ऐसे दिया था मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, 4 पुराणों के नाम दिए थे। तो अब आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा मत्स्य पुराण में पहली बार लिंग पूजा का वर्णन दिया गया है। अब दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से देखो क्लास, फर्स्ट क्लियर एविडेंसेस ऑफ जॉइंट स्कल्पचर ऑफ शिवा एंड पार्वती बीइंग मेड इन द गुप्ता पीरियड। हाँ, सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियों का प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। यह भी स्टेटमेंट एकदम सही है आपका। इसी तरीके से तीसरा स्टेटमेंट भी आपका एकदम सही है, गुप्त काल में भुमरा एवं नचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ है। ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए, बी एंड सी। ठीक है, अच्छा क्लास, यहां पे गुप्ता आर्किटेक्चर से कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो एकदम नया क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन बार बार यहां से पूछे गए हैं उनको भी जरा सुन लीजिए आप लोग एक बार। गुप्ता पीरियड से अक्सर पूछा जाता है, सबसे पहला प्रश्न आप ध्यान दीजिए कि केव पेंटिंग, केव पेंटिंग केव पेंटिंग का एविडेंस गुप्ता पीरियड में कहां कहां मिलता है। यह तो आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा अजंता केव में, अजंता केव में और बाघ केव में। ठीक है, दोनों केव्स के नाम याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिए, यहां पे 1-2 पॉइंट्स और याद रखिए। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि एलोरा और एलिफेंटा केव किसके समय में निर्मित हुआ था। एलोरा और एलिफेंटा केव, तो आप क्या याद रखेंगे, राष्ट्रकूट। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने यहां पर आपको बता दिया। ठीक है, अजंता केव से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां पे बोधिसत्व पद्म पानी की एक पेंटिंग मिली है, ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है, मैच द कॉलम है। यहां पे आपको सूची 1 दी गई है, वहां पे सूची 2 दी गई है, तो इस सूची को जरा ध्यान से देखिए और सही उत्तर बताइए।
वीडियो को पॉज करके उत्तर देने की कोशिश करिए। यहां पे आपको दिया गया है पशुपत, कपालिक, रुद्र संप्रदाय, नित्यवादी, और यहां पर आपको दिया गया इष्ट देव, भैरव, लकुलिश और पकुधक चयायन और विष्णु स्वामी। इसका सही उत्तर है आपका ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब इसको देखते हैं किस तरीके से, यहां पे डायरेक्ट आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जब हम नित्यवादी की बात करते हैं तो नित्यवादी के संस्थापक आपके कौन है? पकुधक चयायन। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल डेटाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो परेशान मत होइएगा। पशुपत के आपके संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लकुलिश है। ठीक है, कपालिक के कौन है? इष्ट देव भैरव है। अब कपालिक आपको कपाल भैरव कुछ इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं, कपाल भैरव। ठीक है, तो कपालिक, इष्ट देव भैरव। और जब हम रुद्र संप्रदाय की बात करते हैं तो यहां पे आपके विष्णु स्वामी हैं। तो चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। थर्ड प्रश्न को देखिए ध्यान से, यहां पर भी सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसको एक बार पढ़िए। चतुर्भुज वैष्णव मंदिर, ठीक है, दूसरा है कर्ण भैरव का मंदिर, फिर है मुकुंद मंदिर और फिर है मुक्तेश्वर मंदिर। यहां पर सूची 2 में आपको जगह स्थान के नाम दिए गए हैं, कांची, अहिल्यावाड़, महाबलीपुरम और खजुराहो। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर है वो क्या होगा बताइए? अगर हम चतुर्भुज वैष्णव मंदिर की बात करें तो चतुर्भुज वैष्णव मंदिर आपका खजुराहो में है। ठीक है, तो ए का हम फोर्थ देखें, यहां पे सी में दिया गया है, तो ऐसे ही आप डायरेक्ट इसको सही कर सकते हैं। सी आपका सही होगा, क्योंकि मुझे पता था चतुर्भुज वैष्णव मंदिर खजुराहो में है। और आपको पता है जो खजुराहो में जो टेम्पल्स हैं वो किस डायनेस्टी के समय बनाए गए हैं? चंदेल डायनेस्टी के समय। ये चीज याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है। और यहाँ के जो टेम्पल्स हैं वो किन डिटी को डेडिकेटेड है, डिवोटेड है? मेनली हिंदू धर्म को और जैन धर्म को। ये भी चीज याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न पूछ सकता है जो खजुराहो में जो टेम्पल है वो किस डायनेस्टी के समय बिल्ट हुए हैं, तो आप लगाएंगे चंदेल डायनेस्टी के समय। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो किन डिटीज को डिवोटेड हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे हिंदू गॉड को और आपके जैन धर्म को, जो जैन के तीर्थंकर हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, कर्ण भैरव मंदिर आपका कहां पर है? कर्ण भैरव मंदिर आपका अहिलवाड़ में है। ठीक है, मुकुंद मंदिर कहां पर है? ये महाबलीपुरम में है। ठीक है, और मुक्तेश्वर मंदिर कहां पर है? कांची में है। तो अब आपको आंसर पता चल गया होगा, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर व्याख्या में दिया भी गया है। अब यहां पे जब हम महाबलीपुरम की बात कर रहे हैं, मुकुंद मंदिर जो कि महाबलीपुरम में है, तो अक्सर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि महाबलीपुरम में जो टेम्पल है वो किसके समय में, किसके डायनेस्टी में बिल्ड हुआ है? तो आप याद रखेंगे पल्लव डायनेस्टी के समय। देखिए क्लास, यहां पे हम कई फैक्ट्स को भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ये तो एकदम नए प्रश्न है, लेकिन मैं उन प्रश्नों को भी डिस्कस कर रही हूं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पूछा गया था महाबलीपुरम में जो टेम्पल है वो किस डायनेस्टी के समय बिल्ड हुआ है? पल्लव डायनेस्टी के समय। याद रखिएगा जो रथ टेम्पल है, जो रथ है वो भी आपके महाबलीपुरम में है। ठीक है, और जो द्रौपदी रथ वहां पर है वो सबसे छोटा रथ है। ये कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में याद रखिएगा। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर का नाम आप लोग याद रखेंगे, नरसिंह वर्मन का। किसका? नरसिंह वर्मन का, नरसिंह वर्मन का, जिसके समय पे आपके महाबलीपुरम में टेम्पल्स बिल्ड किए गए थे। इतने पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पूछा गया फर्स्ट प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के कौन है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है आगा खान, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया नवाब सलीमुल्लाह खान, तीसरा दिया गया है शहनवाज खान और आखिरी दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग के फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट हैं, इसका सही उत्तर आपका है आगा खान। ठीक है, आगा खान। अच्छा, इस प्रश्न में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सलीमुल्लाह खान में और आगा खान में, तो आप ध्यान से सुनिएगा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूं। सलीमुल्लाह खान वाज द फाउंडिंग मेंबर, ठीक है, और सलीमुल्लाह खान जो 906 में मुस्लिम लीग का जो सेशन ढाका में हुआ था, उस समय ये ढाका के नवाब थे। ठीक है, सलीमुल्लाह खान,
ये याद रखिएगा, अगर फाउंडिंग मेंबर पूछता तब आप सलीमुल्लाह लगाते, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा है इसीलिए आप आगा खान लगा रहे हैं। और मुस्लिम लीग कब बना था? 1906 में। अगर मैं आपसे पूछूं 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। एक बार प्रश्न में पूछा गया था कि मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही था। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा आप लोग। और 1907 में आपका क्या हुआ है, मैं अगर आपसे पूछूं तो यहां पर जो आपकी आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, गरम दल और नरम दल में, जिनको कि हम क्या कहते हैं? आपके मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट। समझ में आ रहा है? 1907 में। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और एक चीज और, क्लास 906 में मुस्लिम लीग आपकी फॉर्म हुई। पहला आपका सेशन ढाका में हुआ। नवाब कौन था? सलीमुल्लाह खान था। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? आगा खान था। इतनी चीजें आपकी क्लियर। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में जाकर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया है। ठीक है, बाद में जाकर 1913 के करीब इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। 1909 में, ये भी डेट याद रखिएगा, 1909 में क्या हुआ है? 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया है। और मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिम लीग को, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, पृथक निर्वाचन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम के लिए। यह भी याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कब की गई थी? तो 1909 के मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में। इतनी चीजें आपको क्लियर सब याद रखिएगा। ठीक है, 1905 में क्या हुआ है? बंगाल का विभाजन हुआ है। ठीक है, 1906 में क्या हुआ है? मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ है। 1907 में क्या हुआ है? सूरत स्प्लिट हुआ है। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ है? जो आपके एक्सट्रीमिस्ट हैं और मॉडरेट्स हैं उनमें विभाजन हो गया, गरम दल नरम दल में। फिर 1911 में क्या हुआ है? पार्टीशन, 1911 में क्या हुआ है? दिल्ली दरबार हुआ है। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की है? हु फाउंडेड द हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका? तो पहला ऑप्शन आपको बसंत कुमार दिया है, फिर अजीत सिंह दिया है, फिर हेमचंद्र कानूंगो दिया है, और आखिरी आपको सोहन सिंह भाकना दिया है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके उत्तर देने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के फाउंडर हैं आपके सोहन सिंह भाकना। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। अच्छा, सोहन सिंह भाकना आपके गदर पार्टी के भी फाउंडिंग मेंबर हैं, जो कि 1913 में बनी थी। कहां बनी थी? सैन फ्रांसिस्को में। देखिए, ये सारे पॉइंट्स आपके पेपर में पूछे गए हैं। अगर आपने पास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा एक क्वेश्चंस के साथ हम कितने पॉइंट्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, सोहन सिंह भाकना का नाम जब भी आएगा तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ठीक है, जो कि गदर पार्टी 1913, फिर आप याद रखेंगे कहां बना था? सैन फ्रांसिस्को में। देखिए अमेरिका लिखा हुआ है। ठीक है, और एक और प्रश्न पूछता है कि गदर पार्टी से रिलेटेड एक और बहुत फेमस नाम है, वो क्या है? लाला हरदयाल का भी नाम आप याद रखिएगा, पेपर में अक्सर इन्हीं का नाम दिया जाता है जब गदर पार्टी की बात होती है। यहां पर एक और नाम दिया गया है, हेमचंद्र कानूंगो। देख रहे हैं आप, हेमचंद्र कानूंगो के बारे में भी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूं। हेमचंद्र कानूंगो जो है वो अनुशीलन समिति के मेंबर थे। ठीक है, अनुशीलन समिति कौन सा है? जिसको कि पी मित्र ने फॉर्म किया था आपका। ठीक है, और ये पेरिस जाके, इनको पेरिस भेजा गया किस लिए? किस तरीके से बम बनता है उसको सीखने के लिए। ठीक है, तो बम कैसे बनता है, पिक बम कैसे बनते हैं उसको सीखने के लिए ये पेरिस गए थे। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फिर देखिए एक और प्रश्न, ये क्या है? सुमेलित। तो इसको भी ध्यान से देखिए, यहां पर आपको बंगाल स्वयं सेवी दिया है, फिर व्यायाम मंडल दिया है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी दिया है, भारत माता सोसाइटी दिया है। इधर कुछ नाम आपके दिए गए हैं, चापेकर बंधु, हेमचंद्र घोष, सूर्य सेन और नीलकंठ ब्रह्मचारी।
तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने की कोशिश करिए, फिर वीडियो को फिर से चला के प्ले करके सही उत्तर को देखिए। यहां पर आपका सही उत्तर है, देखिए यहां पर बंगाल स्वयंसेवी की अगर हम बात करें तो आपका ये किस चीज से रिलेटेड है, ये आपके हेमचंद्र घोष इससे रिलेटेड है। हेमचंद्र घोष मतलब डी का ए का सेकंड हो गया, आपका ए का क्या हो गया, सेकंड हो गया। व्यायाम मंडल चापेकर बंधु, ठीक है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी सूर्य सेन, और भारत माता सोसाइटी कौन हो गए, नीलकंठ हो गए। तो सही उत्तर आपका क्या है, डी सही उत्तर है। अब आप देखिए यहां पे बंगाल स्वयंसेवी मैंने आपको बता दिया, हेमचंद्र घोष, व्यायाम मंडल चापेकर बंधु, ठीक है, जिसको कि आपका क्या लिखा है, चापेकर बंधु, चापेकर्स ब्रदर। चापेकर्स ब्रदर एक और चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चापेकर्स ब्रदर ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था जिनका की नाम क्या था, रांड था। याद रखिएगा क्लास ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो यहां पे हमने डिस्कस कर लिया आपसे उत्तर, डी देखिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उनके घटनाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित को उनके घटनाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, दूसरा इंडियन एसोसिएशन, तीसरा मद्रास महाजन सभा, कर लीजिए इसको, महाजन लिखा हुआ है इसको पूरा करिए, मद्रास महाजन सभा, और आखिरी आपको दिया गया है भारतीय सुधार समिति, ठीक है। इसको आपको अरेंज करना है। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, इसका सही उत्तर आपका होगा ए, ठीक है, ए। अब देखिए कैसे ए होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की बात की गई है, तो ये आपका 1888 में फॉर्म हुआ था, और प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है कि यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन को फॉर्म किसने किया था, तो आप याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान ने। देखिए क्लास पॉइंट्स को नोट करते हुए भी चलिए, प्रश्न यहां से भी पूछता है। तो यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन से कौन रिलेटेड है, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। फिर इंडियन एसोसिएशन की बात हुई है जो कि 1876 में आपकी फॉर्म हुई थी। इसके फाउंडिंग मेंबर आपके कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी लिखिए। मद्रास महाजन सभा की बात की जा रही है 1884, तो यहां पे आपके सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर सर सैयद अहमद खान, यहां पर SN बनर्जी, यहां पर आपके सुब्रमण्यम अय्यर, और फिर भारतीय सुधार समिति की जब हम बात करते हैं तो दादा भाई नरोजी, ठीक है, दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है, दादा भाई नरोजी को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है कि 1886 का जो आपका सेशन था कोलकाता का, उसको किसने प्रिसाइड किया था, ठीक है। जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोलकाता सेशन था, इसको ध्यान से सुनिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेकेंड सेशन जो कि कोलकाता में हुआ था, उसको किसने प्रिसाइड किया, तो आप याद रखेंगे दादा भाई नरोजी ने प्रिसाइड किया था। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दादा भाई नरोजी से रिलेटेड पूछा जाता है, ड्रेन थ्योरी किसने दी थी, दादा भाई नरोजी ने दी थी, ठीक है। और 1906 का जो सेशन था, 1906 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद वाला सेशन, वो किसने प्रिसाइड किया था, वो भी दादा भाई नरोजी ने ही प्रिसाइड किया था। और एक चीज और, दादा भाई नरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशन को प्रिसाइड किया था, जिसमें कि आपके लिए 1886 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और एक 1906 वाला। इतनी चीजें क्लियर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन उष्ण जल धारा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म करंट। पहला आपको दिया गया है रेनल करंट, दूसरा आपको दिया गया साउथ इंडियन करंट, फिर तीसरा आपको दिया गया सोमाली करंट, और आखिरी आपको दिया गया मोजाम्बिक करंट। तो यहां पे आपका वार्म करंट कौन सा है, मोजाम्बिक करंट। डी आपका सही उत्तर है। अब थोड़ा सा इसको आप फिगर के थ्रू देख लीजिए, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जब हम इधर ड्रॉ करते हैं, ये आपका एक इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है। अब आप देखिए, जो करंट इक्वेटोरियल से पोल्स की तरफ आ रही है, ठीक है, जो धाराएं, जो करंट इक्वेटर से पोल की तरफ आ रही है, वो आपकी गर्म धाराएं हैं। अब चाहे वो आपके इधर से इधर की तरफ जा रही हो,
ठीक है, जो एरो इस तरीके से वो आपकी गर्म धारा है, और यहां पर आपका मोजाम्बिक करंट होता है जो कि आपका एक वार्म करंट है, जो कि पेपर में पूछा गया था। करंट से पेपर में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को, सारे कोल्ड करंट और वार्म करंट को देख लीजिएगा ध्यान से क्लास। चलिए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा बड़ा सा प्रश्न है तो इसको पॉज करके पढ़िएगा पहले, फिर मैं पढ़ती हूं, आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा। क्लास अपने माइंड में ना आंसर देने की जरूर कोशिश करिए, फिर आप देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए। साथ ही साथ हर क्वेश्चंस के साथ जो फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूं, उन फैक्ट्स को भी एक जगह आप नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है, इतना काम करिए। अब देखिए 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गलत है? कौन गलत है पूछा गया है, ठीक है। जहां वायु दाब अधिक होता है वहां जल तल निचला रहता है। और दूसरा है आपका, ध्रुवों पर बर्फ पिघलने और भूमध्य रेखा पर अधिक वर्षा होने के कारण लवणता और घनत्व अधिक रहता है। तो दोनों ऑप्शन हमने पढ़ लिए। अब यहां पर आप देखिए क्या है, वायु दाब एयर प्रेशर हाई होने के कारण जो वाटर लेवल है वो आपका लो रहता है। अब आप खुद सोचिए, जहां प्रेशर ज्यादा रहेगा वहां पे जो वाटर लेवल होगा वो लो होगा। इतना समझ में आ रहा है? जब भी आप प्रेशर लगाएंगे तो कोई चीज दबेगी, इस तरीके से समझिए, उसीलिए वाटर लेवल भी जो होगा वो लो होगा। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है, सैलिनिटी और डेंसिटी रिमेन हाई ड्यू टू स्नोफॉल एट द पोल एंड एक्सेसिव रेनफॉल एट द इक्वेटर, ये गलत है। सैलिनिटी आपकी रिड्यूस होती है, तो यहां पे आपसे गलत पूछा गया था, इसी वजह से बी आपका सही होगा, ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न ध्यान से देखिए क्लास, यहां पे आपको सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है। बड़ा प्रश्न है, थोड़ा वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़िए, फिर मैं इसका सही उत्तर आपको बताती हूं। आप देखिए कि आपका उत्तर सही है कि नहीं है। जो भी प्रश्न बड़े हैं उसको पॉज करके पढ़िए जरूर। तो देखिए यहां पर क्या है, जब सागरीय सतह का जल पवन वेग से प्रेरित होकर आगे की ओर अग्रसर होता है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो भी आपका ओशियन वाटर है, जब यहां से एयर पास होती है तब ये ओशियन वाटर भी इसके साथ मूव करता है। तो इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? इसके लिए हम ड्रिफ्ट यूज करते हैं। तो यहां पर आपका ए का ड्रिफ्ट कहां है? बी, ये दिया गया है, सेकंड दिया गया है, तो ए का सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं करंट, ठीक है, करंट। तो यहां पर आपका बी का फर्स्ट हो गया, धारा, करंट धारा हो गया। अब देखिए, अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह गई। अगर हमको 2 ऑप्शन पता है तो हम मान सकते हैं कि ये सही है, क्योंकि दूसरे ऑप्शंस में 2 और 1 नहीं दिया गया है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए तीसरा ऑप्शन भी पढ़ती हूं। जब सागर का अत्यधिक जल धरातलीय नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्ट्रीम कहते हैं, स्ट्रीम। और स्पॉट सीड्स वाले पर्वत को क्या कहते हैं? ग्यूआर्ट कहते हैं। तो ये आपका सही उत्तर है, बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टच बांग्लादेश? पहला आपको ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, फिर दिया गया है मिजोरम, फिर दिया गया मेघालय और फिर दिया गया है असम। अब इस प्रश्न को करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं। ट्रिक क्या है? WBS मेघा मित्र, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मित्र। WB वर्ल्ड बैंक एस मेघा मित्र, 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा, कभी भी एग्जाम में भूलेगा नहीं। तो बांग्लादेश को कौन कौन से आपके स्टेट टच करते हैं? वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर असम, फिर मेघालय, फिर आपका मिजोरम और फिर त्रिपुरा। तो यहां पे आपका
पूछा गया है डज नॉट टचेस, तो आपका क्या हो जाएगा ए। मणिपुर नहीं टच करता है, मणिपुर नहीं टच करता है। अगला प्रश्न देखिए यहां पर, अगला प्रश्न देखिए, यहां पे नदियां दी गई हैं और उनके उद्गम स्थल दिए गए हैं जहां से वो ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कौन सा सही है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यहां पे कौन सा सही पूछा गया है, इसलिए इसका मतलब है कि 3 आपके कोई गलत होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, पलार रिवर आपका कोलार जिला दिया गया है, फिर आपका ताम्रपणी नदी बैतूल जिला दिया गया है, इसको थोड़ा सा ऐसे देख लीजिएगा यहां पे, फिर लूनी नदी आपका बाड़मेर जिला दिया गया है, और तापी नदी आपका तिरुनेलवेली जनपद दिया गया। डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए गए हैं, इसी वजह से ये प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट है। यहां पे जो आपका सही उत्तर है वो है पलार। पलार रिवर जो है वो कोलार डिस्ट्रिक्ट केरला में है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। अब चलिए आप देख लीजिए, सॉरी केरला नहीं कर्नाटका, सही कर लीजिएगा उसको, केरला नहीं कर्नाटका। पलार नदी जो है इसका उद्गम कर्नाटका राज्य के कोलार जिले में होता है, ठीक है। फिर ताम्रपाणी नदी की अगर हम बात करें तो ये आपके तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख नदी है। लूनी नदी की अगर हम बात करें, आप सभी को पता होगा, ये आपके राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिमी में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलती है। हमेशा पूछा जाता है अक्सर पेपर में कि लूनी नदी कहां से ओरिजिनेट होती है, और ऑप्शन में आपको अरावली दिया रहता है, तो आप याद रखिएगा ये चीज, अरावली रेंज, ठीक है। और तापी नदी की जब हम बात करते हैं तो ये आपके मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक एक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। तो आप इन दोनों को तो जरूर याद रखिएगा कि जो तापी नदी है वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, सतपुड़ा रेंज से, और जो लूनी नदी है वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, अरावली से, ठीक है। और याद रखिएगा जो लूनी नदी है, एक बार यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा था कि लूनी नदी जो है वो जाकर गिरती कहां पर है, ठीक है। उसका उद्गम स्थल तो अरावली श्रेणी है, लेकिन वो जाकर मिलती कहां पर है, तो ये जाके गिरती है गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन गलत है। यहां पे जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए, हर पॉइंट से एक प्रश्न पेपर में बन सकता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक क्या है, और आपको 4 लेकों के नाम दे दिया जाता है। इसी तरीके से लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक पूछ लिया जाता है और 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो हर ऑप्शन से आपके प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पीसीएस में कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए, आरओ में कई बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं यहां से, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, बृहत्तम ताजे जल की झील आपकी वुलर झील है, बृहत्तम खारे जल की झील सामर झील है, ताजे जल की झील रेणुका झील है, और आखिरी आपको दिया गया है राजस्थान के उदयपुर स्थित मीठे जल की झील जो है वो देवर झील है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपका वुलर लेक है, सही है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक सामर लेक, ठीक है। फिर फ्रेश वाटर लेक जो है आपका वो आपका रेणुका लेक नहीं है, ठीक है। स्वीट वाटर लेक लोकेटेड इन उदयपुर राजस्थान देवर लेक, ये भी आपका सही है, ठीक है। यहां पे डल झील होगी, सी में आपका जो फ्रेश वाटर लेक जो कि आपका स्नो से मिलकर बना रहता है, हिमानी निर्मित होता है, वहां पे आपका सही उत्तर डल झील होगी। यहां पर आप देखिए, यहां पर लिखा भी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा इसको। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? Who was the first chairman of National Commission for Backward Classes? ठीक है, पहला, ये ऐसा भी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा एक जगह क्लास। अक्सर आपसे प्रेजेंट पूछा जाता है या फिर फर्स्ट पूछा जाता है, या फिर इनको अरेंज करने के लिए भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक बार आपसे पूछा गया था नेशनल कमीशन फॉर विमेंस, उसकी चेयरपर्सन के बारे में, तो यहां पर आपका है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो याद रखिएगा, यहां पे पहले आपके कौन थे, ऑप्शन देखते हैं, श्याम सुंदर, राम सूरत सिंह, बीएल यादव या फिर आरएन प्रसाद। तो आपका सही उत्तर यहां पर है आरएन प्रसाद, डी इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, कुछ फैक्चुअल डेटा है ये। अगला देखिए, ये देखिए, अभी हमने बात की थी, अभी अरेंज करने को आ गया। निम्नलिखित भारत के मुख्य न्यायाधीशों को उनके काल अनुक्रम
अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला गया है इनको। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके भुवनेश्वर प्रसाद आए थे। ठीक है, उसके बाद आपके के.एन. वांचू आए थे, फिर आपके रंगनाथ मित्र आए थे और फिर आपके बी.एन. खरे आए थे। तो यहां पे उस हिसाब से आपका सही उत्तर क्या होगा? सी। 15 का सी आपका सही उत्तर है। देखिए भुवनेश्वर प्रसाद दिख रहा है आपको, फिर के.एन. वांचू, फिर रंगनाथ मित्र और फिर बी.एन. खेर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16th क्वेश्चन को देखिए, पंजाब अधिनियम कब आया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेपर में इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन आपको 1960 दिया है, दूसरा 1962 दिया है, तीसरा 1964 दिया है और आखिरी आपका 1966 दिया है। यहां पे सही उत्तर आपका है 1966, डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए यहां पे कुछ और हम व्याख्या को देख लेते हैं। इसके द्वारा पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग कर हरियाणा नाम का राज्य बनाया गया था और इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यूटी बनाया गया था। बनाने के साथ साथ इसे पंजाब और हरियाणा की साझी राजधानी भी बनाई गई थी। तो आप याद रखेंगे ईयर क्या था? 1966। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 17th क्वेश्चन को देखिए। 79 संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है। ठीक है, मतलब 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका किससे रिलेटेड है? आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और इन 4 ऑप्शंस को पढ़िए। बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, इनको एक एक पढ़कर मैं आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहती हूं। तो आप लोग पॉज करके इसको पढ़िएगा। मैं यहां पर आपको सही उत्तर इसका बताती हूं। यहां पर इसका सही उत्तर आपका है डी। जो 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन से रिलेटेड था, जहां पे आपके पहले एंग्लो इंडियन के लिए भी रिजर्वेशन था। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में 10 साल बढ़ाने की बात की गई थी। ये तो हो गया 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात। लेकिन अब आपसे क्या पूछा जाएगा? 104th, ध्यान से रखिएगा क्लास, इसको 104th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें ये जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको तो एक्सटेंड किया गया है, लेकिन एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी उसको खत्म कर दिया गया है, साथ ही साथ लोकसभा के लिए भी उसको खत्म कर दिया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। 104। ठीक है, अब कोई रिजर्वेशन एंग्लो इंडियंस के लिए नहीं है। पहले 2 सीटें रिजर्व होती थी एंग्लो इंडियंस के लिए, उसको खत्म कर दी गई है। 2 सीटें लोकसभा में, 1 सीटें आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्व होती थी। अब ऐसा प्रावधान नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 18th प्रश्न। थोड़ा सा बच्चे परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न ये है, मैं आपको बताऊं। थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। एकदम हलवा प्रश्न है आज की क्लास का ये। इसको इसलिए रखा गया है ताकि आपको पता चले कि पेपर्स में इजी प्रश्न भी आते हैं, जिसमें कि आपको अपना माइंड का गेम खेलना पड़ता है, नॉलेज का गेम नहीं खेलना पड़ता है। अब ध्यान से देखिएगा क्लास, यहां पे आपको संशोधन दिए हैं 85, 89, 53 और 76। यहां पे आपको ईयर दिए गए हैं। अब आप मुझे बताइए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहले होगा, ठीक है, उसका ईयर भी पहले होगा। तो सबसे पहला आपका क्या है? 53। और यहां पे ऑप्शन में आपका कौन सा है? 1986। देख रहे हैं आप? तो मतलब सी का सेकेंड ये रहा। फिर आपका कौन सा है? 76। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1994, मतलब बी का फर्स्ट। फिर आपका कौन सा है? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं सॉरी 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कौन सा होगा? 2000, ये वाला। देखिए ये वाला ऑप्शन होगा, बी आपका सही होगा। जो आपका 85th है वो आपका कहां होगा? 2001 में, तो 3 हो गया। और जो आखिरी है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो 2003 में होगा। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है। बी इज द राइट आंसर। देखिए इस तरीके के प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे यहां पे पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए यहां पर 19वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहां हुई थी? द फर्स्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एस्टैब्लिश इन उत्तर प्रदेश। पहला है ऑप्शन आपका फतेहगढ़, फिर दूसरा लखनऊ, तीसरा बनारसी और आखिरी आपका सैदपुर। तो यहां पे सही उत्तर आपका क्या है? लखनऊ में।
बी आपका सही उत्तर है, 19वां का बी उत्तर सही है। अब यहां पर भी सुमेलित करने का है, मैच द कॉलम है, फिर से मैं आपसे कहूंगी इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। 20वें का अब पहला आपको दिया गया है बड़ा ताल, दूसरा आपको दिया गया है चिलुवा ताल, फिर आपको लिलौर दिया गया है, फिर भूगे ताल दिया गया है, और यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया गोरखपुर, रायबरेली, ठीक है, शाहजहांपुर और बरेली। तो यहां पर अगर आपको पता है बड़ा ताल जो है वो कहां पर है, शाहजहांपुर में, और चिलुवा ताल जो है वो आपका गोरखपुर में है। तो भी आप क्या कर सकते हैं, हाँ आराम से कर सकते हैं, 3-1 आपका दिया गया है, 4-2, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए, यहां पे क्लियर हो जाएगा, बड़ा ताल शाहजहांपुर हो गया, बड़ा ताल कहां हो गया, शाहजहांपुर हो गया, ठीक है, चिलवा ताल गोरखपुर हो गया, निलौर झील बरेली हो गया, और भूगे ताल आपका रायबरेली हो गया। तो चलिए क्लास 21वें प्रश्न को हम देखते हैं। केन नदी यमुना नदी से कहां मिलती है, ठीक है, वेयर डज केन रिवर मीट यमुना रिवर। पहला ऑप्शन आपको दिया गया भिजवान लेक, दूसरा आपको दिया गया गोमत लेक, तीसरा दिया गया है बोजहा के पास, और आखिरी दिया गया कैथी के निकट, ठीक है। तो यहां पे आपका जो सही उत्तर है वो है सी, सी आपका सही उत्तर है। अगर हम केन रिवर की बात करें तो केन रिवर आपकी कहां से ओरिजिनेट करती है, तैमूर हिल्स के पास से ओरिजिनेट करती है। यमुना रिवर की बात करें तो यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ पीक के पास से ओरिजिनेट करती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो ये कहां पर आपकी मीट करती है, बोजहा के पास। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 22वें प्रश्न को देखिए। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है, फैक्चुअल डेटा है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया गया है 24, 26, 32, 28, और किस in how many districts does the river Ganga pass through in उत्तर प्रदेश। तो 28 जिलों से पास होती है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, डी, ठीक है। 28 जिलों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये फैक्ट याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। 23rd प्रश्न को देखिए। 23rd प्रश्न क्या है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में, और न्यूनतम बोला गया जहां पे लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती, दूसरा आपका दिया गया है बलरामपुर, बदायूं, बहराइच, रामपुर, फिर दिया गया है श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, रामपुर, और आखिरी दिया गया है रामपुर, बदायूं, बलरामपुर, श्रावस्ती। देखिए क्लास, पेपर में अगर प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा तो इस तरीके से आपको देगा, ठीक है, कि आपको अरेंज करना होगा। अगर इजी पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी है, और आप सभी को पता होगा श्रावस्ती में लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी है। तो यहां पे तो ऑप्शन आपके बहुत इजी है, अगर किसी भी बच्चे को पता है श्रावस्ती में है तो आप सीधे सी पे मार्क कर सकते हैं, चाहे आपको ये ना पता हो कि बलरामपुर और बहराइच और रामपुर इसके बाद है। लेकिन याद रखिएगा श्रावस्ती में लोवेस्ट लिटरेसी फीमेल लिटरेसी रेट है, फीमेल लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं यहां पर, सी। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले बढ़ते क्रम में, तो श्रावस्ती, फिर यहां पे देखिए बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर। अगला प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या है, 2011 जनगणना के अनुसार देश के कुल शहर की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है, शहरी जनसंख्या में। इसको अंडरलाइन करिए क्लास। हमने 2011 के सेंसस की बात की है, 2011 के, और हमने क्या बोला है कि अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया 18.63, दूसरा दिया गया 15.2, तीसरा दिया गया 11.79 और आखिरी दिया गया 13.7। यहां पे जो सही उत्तर आपका है वो है सी, 11.79, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन की बात की थी, शहरी जनसंख्या की बात की थी, प्रतिशत की बात की थी, उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है ये सब दिमाग में रखिएगा, और 11.79 याद रखिएगा। अब देखिए नाइक्रोम के संबंध में क्या सही है, क्या पूछा गया है, ट्रू अबाउट नाइक्रोम।
नाइक्रोम का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, जिसको कि हमने लिखा है इसका गलनांक उच्च तथा विशिष्ट प्रतिरोध निम्न होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा जब हम गलनांक की बात कर रहे हैं तो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो जो नाइक्रोम है, मैं बता दूं, नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट भी आपका हाई होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हाई होता है। तो यहां पे आप देखिए ऑप्शन में हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब उच्च आपका गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो भी आपका उच्च है। ये किस ऑप्शन में दिया है? डी में दिया है। पढ़िएगा ध्यान से। अच्छा, एक काम करिए, जो भी बड़े प्रश्न हैं उनको एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से भी पढ़िए। ठीक है, मैं तो आपको यहां पे बता ही रही हूं चीजें, लेकिन आप वीडियो पॉज करके उसको खुद से पढ़ के उत्तर देने की कोशिश करिए और उसके बाद देखिए क्या आपका उत्तर सही है कि गलत है। ध्यान दीजिएगा क्लास। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहां पर, जंग किसका मिश्रण है? रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ, चार ऑप्शन दिए, हवा लोहे का, ठीक है, या फिर हवा फेरिक ऑक्साइड का, या फिर फेरी ऑक्साइड हवा में उपस्थित नमी का, या फिर फेरी ऑक्साइड एंड फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का। तो याद रखिएगा जब भी हम रस्ट की बात करते हैं तो ये आपका मिश्रण है फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का। डी आपका सही उत्तर है। चलिए 27वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन गलत है? फिर मैं कहूंगी, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है, गलत पूछा गया है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन आपको दिया गया है रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर है। ठीक है, दूसरा दिया गया है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। तीसरा आपको दिया गया हिपेरिनी नामक प्रोटीन का उत्पादन वृक्क में होता है, और आखिरी आपको दिया गया हाइड्रोफोबिया रोग वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, लेवोशियर है, ये एकदम सही है। ठीक है, ये एक एक फैक्चुअल डेटा है, इसको भी अलग से याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ये किसके द्वारा दी गई है? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, फिर तीसरा देखिए क्या है आपका, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड हिपेरिन किडनी में होता है, ये आपका गलत है। ये कहां पर होता है? ये आपका लिवर में होता है। ठीक है, लिवर में होता है। और हाइड्रोफोबिया आपको वायरस की वजह से होता है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, उत्तर देख लीजिए। जब हम बात कर रहे हैं हिपेरिन की बात कर रहे हैं, हिपेरिन जो है वो एक ऐसा प्रोटीन है जो कि यकृत में, लिवर में, जिसका प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 28वां प्रश्न देखिए। 28वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन गलत है? पहला है लार में पाए जाने वाला एंजाइम, ठीक है, वो क्या, वो टाइलिन है। दूसरा है आपका नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है प्रोजेट्रॉन की खोज एडर्सन ने की थी, और आखिरी आपको दिया गया है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है कैथोड पे। ठीक है, अब इनकरेक्ट पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब जो तीन फैक्ट्स आपको यहां से पता चलेंगे वो तीनों फैक्ट्स सही है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एंजाइम फाउंड इन सलाइवा टाइलिन, ये एकदम सही है। अक्सर पेपर में आपको 4 एंजाइम के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि जो आपके सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है, तो आप टाइलिन का नाम याद रखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन इज यूज्ड, न्यूक्लियर फिजन में न्यूट्रॉन का यूज होता है, एकदम सही है। यहां से एक प्रश्न और पूछता है, अक्सर पूछा जाता है जो फिजन है और फ्यूजन है। अब आप समझिएगा, जब भी हम फिजन की बात करते हैं हम ब्रेकडाउन की बात करते हैं, जब भी एटॉमिक बम की बात होती है तो वहां पे न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस होता है। याद रखेंगे आप लोग, न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस कहां पे होता है? एटॉमिक बम में। यहाँ फिजन मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन, जो न्यूट्रॉन्स है उनका ब्रेक डाउन हो रहा है। फ्यूजन का मतलब कंबाइन होना। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस कहां पे होता है? सन में होता है। ये चीज क्लियर हो गई? यहां से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। डिस्कवरी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एडर्सन द्वारा की गई है, एकदम सही है, ये एकदम सही फैक्ट है। इसका मतलब अगर ये 3 सही है तो आपका गलत कौन सा है? डी वाला। ऑक्सीडेशन अकर्स इन इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है कैथोड पे नहीं एनोड पे।
लिख लीजिए, कैथोड पे नहीं होता है, वो होता है एनोड पे। तो डी आपका एक इनकरेक्ट ऑप्शन था, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर देखिए सूची दी गई है, पहली सूची और दूसरी सूची। पटाखों में हरा रंग, ठीक है, फायर क्रैकर्स में जो ग्रीन रंग होता है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? कार्बन की न्यूनतम मात्रा वाला लोहा, आयरन विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन। फिर रेफ्रिजरेटर के आविष्कार, इन्वेंटर ऑफ रेफ्रिजरेटर, और आखिरी आपको दिया गया है इन्वेंटर ऑफ माइक्रोमीटर। तो अब आप यहां से थोड़ा प्रश्न को करने की कोशिश करिए। जो ग्रीन कलर, जो हरा रंग पटाखों में होता है, फायर क्रैकर में होता है, वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है? बेरियम के। तो यहां पर ए का थर्ड कहां है? यहां पर है, दो जगह, अरे यहां पर है, देखिए इन दो ऑप्शंस में, इसको ध्यान से देखिएगा। फिर आपका है आयरन विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, तो वो आपका रॉट आयरन कहलाता है, मतलब बी का सेकंड भी इसमें है, ठीक है। अब फिर आप देखिए यहां पर है आपका रेफ्रिजरेटर के आविष्कार। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया है? हैरिसन ने किया है। तो यहां पर हैरिसन आपका यहां पे दिया गया है, ठीक है। और इन्वेंटर ऑफ माइक्रोमीटर, ठीक है, इन्वेंटर ऑफ माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया है? विलियम कोलिन ने किया है। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके ध्यान से चीजों को। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या है? बी है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया है? जेम्स हैरिसन ने किया है। और माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन है? विलियम कोलिन है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तीसरा प्रश्न देखिए, यहां पर इनकरेक्ट पूछा है। फिर ध्यान से देखिए, यहां पे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट पूछा गया है। यहां पे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए गए हैं और उनके इन्वेंटर दिए गए हैं। अब क्लास देखिए, यहां पे मैंने जो प्रश्न बनाया है वहां पे आपका क्या दिया गया है? इनकरेक्ट दिया गया है। लेकिन पेपर में प्रश्न होता ऐसे भी पूछा जाता है कि मशीन गन के आविष्कारक 4 साइंटिस्ट के नाम दे देंगे और आपसे पूछेगा कौन है, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो आप समझ जाइए कि हम बहुत से प्रश्नों को एक ही जगह कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप एक एक फैक्ट्स को अपने दिमाग में बनाए भी रखेंगे। अब देखिए, जब भी हम मशीन गन की बात करते हैं तो यहां पे दिया है क्रिस्टोफर कर्नल, ठीक है। अभी हम दूसरा देखते हैं। माइक्रोस्कोप जॉनसन दिया गया है। मोटरसाइकिल डैम्बलर दिया गया है। प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं ये 3 ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। आपका यहां पे इनकरेक्ट कौन सा है? ए है। यहां पे देखिए, जब हम मशीन गन की बात करते हैं तो मशीन गन किसके द्वारा इन्वेंट की गई है? सर जेम्स पकल के द्वारा, ठीक है, सर जेम्स पकल के। और जो माइक्रोस्कोप है वो आपका सही था, साइकिल डैम्बलर द्वारा। प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग के द्वारा। तो आपका सही उत्तर ए था। 31वां प्रश्न देखिए, यहां पे आपका दिया है नग्न बीजी मरुद्भिद होते हैं, ठीक है। नग्न बीजी में परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है, ठीक है। फिर आपका दिया गया है नग्न बीजी संबंधित है प्लांटे किंगडम और उप किंगडम एम्ब्रियोफाइटा से। तो यहां पर अगर हम देखें, एक बार इंग्लिश में भी इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आएगा ये प्रश्न अगर पढ़ा नहीं जाएगा तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो जेरोफिटिक होते हैं, पहला ऑप्शन आपको दिया गया। दूसरा आपको दिया गया है पॉलिनेशन, जो आपके जिम्नोस्पर्म में होते हैं वो एयर द्वारा कैरी किए जाते हैं। और आखिरी ऑप्शन आपको दिया गया है जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं दे बिलोंग्स टू द प्लांटे किंगडम एंड सब किंगडम ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। मैं आपको बता दूं, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके जो बीज होते हैं ना वो बाहर की तरफ होते हैं। जब बाहर की तरफ किसी पे भी बीज होंगे तो एयर के द्वारा पॉलिनेशन बहुत ही इजी हो जाएगा क्योंकि बीज बाहर की तरफ होते, अंदर नहीं होते हैं, इस कारण, ठीक है। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए यहां पर 32nd क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? फिर ध्यान दीजिएगा। कंद आलू, धनकंद गाजर, सल्ककंद प्याज और तुर्क रूपी मूली, ठीक है। तो ट्यूबर पोटैटो, घनकंद कैरेट, बल्ब अनियन और फ्यूजिफॉर्म आपका रेडिश दिया गया है। तो यहां पे इनकरेक्ट पूछा गया है और मैं आपको बता दूं यहां पे इनकरेक्ट ऑप्शन आपका बी है, ठीक है, ठीक है, बी है। धनकंद आपका गाजर से रिलेटेड नहीं है, ये आपका बांडा से रिलेटेड है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। 33rd क्वेश्चन देखिए, 33वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन
गलत है। ध्यान दीजिएगा, फिर यहां पे गलत पूछा गया है। तो पहला आपका दिया गया है ऑप्शन, प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोग लाल कॉलर वर्कर कहलाते हैं। द पीपल इंगेज्ड इन अ प्राइमरी सेक्टर आर रेड कॉलर वर्कर। दूसरा आपका दिया गया है, द्वितीयक गतिविधियों में लगे लोगों को हम ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। तीसरा दिया गया, सेवा क्षेत्र में लगे लोगों को पिंक कॉलर वर्कर कहते हैं। और डी दिया गया है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, पीपल इंगेज्ड इन अ प्राइमरी एक्टिविटीज दे आर रिगार्डेड एज रेड कॉलर वर्कर, एकदम सही है। पीपल एंगेज्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड ब्लू कॉलर वर्कर, ये भी सही है। पीपल एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर आर कॉल्ड पिंक कॉलर जॉब्स, ये आपका गलत है। ठीक है, पिंक कॉलर जॉब्स मेनली आपके विमेन से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, जहां पे महिलाओं का कंट्रीब्यूशन होता है या उनसे रिलेटेड कोई जॉब होती है, तो इसी वजह से ये चीज आपकी गलत है। ठीक है, तो आपका इनकरेक्ट पूछा है, तो सी आपका सही उत्तर होगा। व्याख्या यहां पर दी गई है, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके व्याख्या को भी पढ़ सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 34वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सनराइज सेक्टर उद्योग में नहीं आता है? ध्यान से दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कम्स अंडर द सनराइज सेक्टर? रिटेल सेक्टर, फिशरीज, टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहां पर आपका सही है सी जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो सनराइज सेक्टर में, सनराइज इंडस्ट्रीज में नहीं आती है। अब थोड़ी इसकी व्याख्या देखिए। जब भी हम सनराइज उद्योग की बात करते हैं, सनराइज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ये एक ऐसे क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो अभी अपनी पारंपरिक अवस्था में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पारंपरिक अवस्था में है, लेकिन तेजी से उछाल भी दिखाई दे सकता है इसमें। ठीक है, तो आपका सी सही उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए, 35वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में क्या एनबीएफसी के संबंध में सही है पूछा गया है। ठीक है, करेक्ट पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ट्रू अबाउट एनबीएफसी। एनबीएफसी आपका गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। ठीक है, पहला आपको ऑप्शन दिया गया है, उत्तर नहीं ऑप्शन, ये मांग जमा स्वीकार कर सकती है। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा बनती हैं और वे स्वयं पर चेक जारी कर सकती हैं। तीसरा दिया गया है, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बात करते हैं, तो ये आपके बैंकिंग एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होती है। ठीक है, ये आपके कंपनी एक्ट, इसको लिख लीजिएगा, कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होती है एनबीएफसी। एनबीएफसी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, शैडो बैंकिंग। ये शैडो बैंकिंग का एक एग्जाम्पल है। शैडो बैंकिंग मतलब बैंकिंग का शैडो, जो कि बैंक की तरह वर्क करता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज होती है जो बैंक से डिफरेंट होती है, बहुत सी ऐसी पावर होती है जो एनबीएफसी के पास नहीं होती है। वो क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा। वो डीडी, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, दूसरा है आपका एनबीएफसी फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड इश्यूज चेक ऑन देयर ओन। एनबीएफसी चेक नहीं इशू कर सकते। ठीक है, दे कैन नॉट इशू द चेक। डिमांड डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज अवेलेबल टू द डिपॉजिटर ऑफ एनबीएफसी। ये भी आपका गलत है। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस भी एनबीएफसी के पास नहीं है, ये फैसिलिटी भी एनबीएफसी के पास नहीं है। तो यहां पे जो तीनों ऑप्शन है वो आपके गलत है, कोई भी सही नहीं है। जो भी पॉइंट मैंने बताया ध्यान रखिएगा। डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती है एनबीएफसी, चेक नहीं इशू करती है, ठीक है, और डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी नहीं प्रोवाइड करती है। दे आर रिगार्डेड एज अ शेडो बैंकिंग, क्योंकि वो बैंकिंग की तरह एक्ट करती है, लेकिन बहुत सी पावर इनके पास नहीं होती है। ये बैंकिंग एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ये आपकी कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा बाजार का प्रकार नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? पहला ऑप्शन आपको दिया गया फॉरवर्ड मार्केट, दूसरा स्वैप मार्केट, तीसरा रिस्क मार्केट और आखिरी आपको ऑप्शन मार्केट दिया गया है। तो यहां पे जो रिस्क मार्केट है वो आपका, जो रिस्क मार्केट है क्लास, वो आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का टाइप नहीं है। तो यहां पे सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, सही की बात की गई है। गांधी योजना, 1948, बॉम्बे प्लान, 1934, बी श्रुति कार्यक्रम की शुरुआत, 20 फॉर्मूला प्रोग्राम 1974 में स्टार्ट हुआ है, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको कि हम मनरेगा एक्ट कहते हैं, वो 1975 में आया। और आपसे पूछा गया कौन सा करेक्ट है, तो यहां पे बस एक आपका करेक्ट है, वो ये है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अब देखिए, जो बॉम्बे प्लान है वो कब आया है? 1944 में, और गांधी योजना भी 1944 में आई है। मनरेगा की अगर हम बात कर रहे हैं, मनरेगा एक्ट आपका 2005 में आया है। इसको भी आप लिख लीजिए एक जगह। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया। ठीक है, यहां पर आपको कुछ उद्यान दिए गए हैं, जैसे मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ठीक है, दूसरा है आपका गुगामल महाराष्ट्र में, फिर है फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, और आखिरी दिया है रानी झांसी मरीन, ये आपका अंडमान एंड निकोबार में है। और नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो इसका मतलब जो 3 ऑप्शन होंगे वो आपका करेक्ट होगा। यहां पे आपका मथिकेटन 16 नेशनल पार्क जो है वो केरल में है। ठीक है, पेपर में कई बार आपसे पूछा जाता है 16 ग्रासलैंड आपकी कहां प्रेजेंट है, तब भी आप केरला ही लगाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका है गुगामल जो है वो महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। ठीक है, रानी झांसी मरीन पार्क आपका अंडमान निकोबार में है, ये भी सही उत्तर है। सी आपका जो है वो आपका गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है? सी है, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। जो आपका फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर में ना होकर कहां पर है? मिजोरम में है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिजोरम में है। ठीक है, यहां पर भी अगर आप व्याख्या में देखें तो लिखा हुआ है फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान के सामने मिजोरम। अगला प्रश्न देखिए, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, कहां पर है? चित्रागुंडी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है कि फिर तेलंगाना में है? तो यहां पे सही उत्तर आपका ए है, तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? पहला आपका दिया गया ओजोन, दूसरा दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा दिया गया फॉर्मल्डिहाइड और आखिरी दिया गया बेंजीन। पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि आपके डायरेक्ट सोर्स से निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए? आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो गए, सोर्स से। कोई इंडस्ट्री है, वहां से धुआं निकल रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि 2 प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलके बने रहते हैं, उनको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। अब यहां पर देखिए बोला गया है कौन सा नहीं है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्ट सोर्स से निकलता है, इसी वजह से ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल होता है। ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि मैम जब भी हम ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन तो हमारा, आपने बताया ओजोन की लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, तो यहाँ पे आप ओजोन को पॉल्यूटेंट की तरह बोल रही हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ओजोन को हम 2 तरीके से लिखते हैं, एक गुड ओजोन और एक बैड ओजोन। ठीक है, जो गुड ओजोन होता है ये ओजोन लेयर के फॉर्म में स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, जो कि पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है, वो गुड ओजोन। बैड ओजोन वो ओजोन होता है जो कि हवा में प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है? ये आपकी एक
क्या होता है, ये आपका एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बना होता है, उसको हम बैड ओजोन कहते हैं। जब भी ओजोन एयर में प्रेजेंट हो, इट विल बी रिगार्डेड एज अ पॉल्यूटेंट एंड इट विल बी रिगार्डेड एज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। जब ओजोन लेयर की हम स्ट्रेटोस्फेयर में बात करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो ये आज का 40वां प्रश्न था। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग बताइएगा 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, कौन से प्रश्नों में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी प्रश्न में तो वो भी बताइएगा। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।